क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में असली कहानी कहाँ होती है? क्या वो बाहरी घटने वाली घटनाओं में होती है या हमारे अंदर चलने वाले विचारों में? क्या एक पूरा नॉवेल सिर्फ एक दिन में हो सकता है और फिर भी वो पूरी ज़िंदगी की जो सच्चाई है उसको बता दे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही ग्रेट नॉवेल की, मिसेस डॉलवे की, जिसको लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये जो आदमी के, एक ह्यूमन के माइंड में जो थॉट चलते रहते हैं, उसकी यादें, उसके अकेलेपन और उसकी जो अस्तित्व की गहराई में उतरने वाली जो थॉट होते हैं, है ना, जो उसकी जर्नी होती है, जो उसके माइंड में चलते रहती है ना, पुरानी यादों की, अकेलेपन की, जो भी थॉट हो, वो उसकी स्टोरी इसमें दिखाया गया। तो ये जो नावल है 1925 में पब्लिश हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का इंग्लैंड इसमें दिखाया गया है ना। वर्ल्ड वॉर ने लोगों की कैसे सोच बदल दी थी, लोग टूट चुके थे, सोसाइटी जो थी वो फ्रैगमेंटेड हो गई थी, लोगों का विश्वास हिल चुका था। और यही जो इफ़ेक्ट था ना, जो ये टूटने का इफ़ेक्ट था पूरी सोसाइटी, वो इस नावल में दिखाया है। ये मॉडर्निस्ट नावल है। मॉडर्निज्म का मतलब है ट्रेडिशनल स्टोरी को तोड़ना। पहले के नॉवेल्स में क्या होता था, क्लियर स्टोरी होती थी, बिगिनिंग होता था, मिडिल होता था, एंड होता था, हीरो होते थे, विलेन होते थे। लेकिन यहाँ कोई क्लियर प्लॉट नहीं है, कोई विलेन नहीं है, कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं है, फिर क्या है, माइंड ही स्टोरी है ना। तो यहाँ पे किस टेक्निक का यूज़ किया है वर्जीनिया वुल्फ ने? स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस जो टेक्निक है, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ये इम्पॉर्टेंट टेक्निक इसमें यूज़ किया है और ये नावल की जान है ना। जैसे आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं रैंडम, कंटिन्यूअस, बिना रुकावट के, उसी तरह कहानी चलती रहती है और इसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंस। एग्जाम्पल से आप समझो कि आप किसी सड़क पे चल रहे हो, अचानक से आपके दिमाग में चाइल्डहुड की याद आ जाती है, फिर फ्यूचर का डर सताने लगता है, फिर अचानक से कोई गाना आपके दिमाग में आ जाता है। तो यही फ्लो है इस नावल का, है ना। तो स्टार्ट होता है नावल सीन, इसकी सेटिंग है लंदन सिटी की और जून की सुबह है। इसकी जो हीरोइन है क्लैरिसा डॉलिवे, वो बाहर निकलती है ना। उसकी एज अराउंड 50 है और क्लैरिसा की शादी हुई है रिचर्ड डालवे से, जो कि हाई सोसाइटी मैन है। तो दोनों एक हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हस्बैंड वाइफ, क्लैरिसा एंड रिचर्ड। तो क्लैरिसा एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन ये सिर्फ पार्टी नहीं दे रही है। क्लैरिसा का मेन यहाँ पे मोटो है कि वो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है ना। और आगे दिखाते हैं कि क्लैरिसा फूल खरीदने खुद जा रही है ना। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढती है। अचानक से उसको याद आता है क्लैरिसा को उसका यूथ, है ना। उसकी दोस्ती थी सैली सैटसन से, जो कि बोल्ड, रिविलियस और फ्री माइंड की थी। क्लैरिसा ने उसे किस किया था, है ना। और फिर वो याद करती है पीटर वेल्स को, जो कि इमोशनल था, पैशनेट था और उसने क्लैरिसा को प्रपोज किया था, लेकिन क्लैरिसा ने रिजेक्ट कर दिया था। क्लैरिसा ने रिचर्ड से शादी कर ली थी। तो रिचर्ड से शादी इसलिए कर ली थी कि रिचर्ड में स्टेबिलिटी थी, सिक्योरिटी थी, एक सोशल स्टेटस था, जो कि पीटर में नहीं था। पीटर इमोशनल था, पैशनेट था, लेकिन उसमें सोशल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं था। लेकिन अब कुछ देर के लिए क्लैरिसा जो वो डाउटफुल हो जाती है कि क्या मैंने ये लाइफ चुन के सही किया। वो सेल्फ लाइफ वर्सेस पैशनेट लाइफ, ये जो कंसेप्ट है उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट फील करती है। अचानक से इसमें दिखाते हैं नॉवेल में कि पीटर जो है वो रिटर्न आता है और दोनों यहाँ पे ऑकवर्ड होते हैं। पीटर जज करता है और क्लैरिसा डिफेंड करती है, लेकिन दोनों के अंदर अभी भी प्यार है। तो पास्ट यहाँ पे दिखाया है वर्जीनिया वुल्फ ने कि पास्ट कभी ख़त्म नहीं होता। आगे दिखाते हैं कि एक नेक्स्ट दुनिया में एक दूसरी तरफ सेप्टिमस की कहानी चल रही है। सेप्टिमस कौन है? वह एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का सोल्जर था, है ना। उसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ाई लड़ी थी।
उसने युद्ध में बहुत कुछ देखा। उसका दोस्त इवांस उस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उस युद्ध में मर गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसका दिमाग नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा। उसकी कंडीशन को आसान भाषा में समझे कि उसे हॉलिसिनेशन होते हैं, है ना। ऐसी चीज़ें जो नहीं है वो भी उसे दिखाई दे रही है। उसे लगता है कि इवेंट्स अभी भी जिंदा है, वह रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गया है। उसका शरीर प्रेजेंट में है लेकिन दिमाग अभी पास्ट में है और इमेजिनेशन में अटका हुआ है। उसकी वाइफ है रेजिया, उसकी वाइफ रेजिया है और उसकी भी कंडीशन बहुत ख़राब है। रेजिया जो है वो इटली से है, मतलब इंग्लैंड में उसका कोई सपोर्ट नहीं है। उसका हस्बैंड जो है सेप्टिमस मेंटली अनस्टेबल है। वह क्या चाहती है, वो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहती है उसकी वाइफ, लेकिन उससे मिल नहीं रहा है। उसे मिल क्या रहा है, हेल्पलेसनेस, लोनलीनेस। डॉक्टर क्या कह रहे हैं सेप्टिमस को लेके कि उसको सर विलियम ब्रॉडसर जो है वो कहते हैं कि उसे एसएलएम भेज दो, है ना। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है कि डॉक्टर कह रहा है कि सेप्टिमस से डॉक्टर कह रहा है कि नॉर्मल बनो, तुम सोसाइटी में फिट हो जाओ, है ना। अभी भी हमारी सोसाइटी में जो एबनॉर्मल फील करता है, हमारे अकॉर्डिंग जो बिहेव नहीं करता, तो उसको हम पागल ही कहते हैं, है ना। तो डॉक्टर्स यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नॉर्मल हो जाए, सोसाइटी में फिट हो जाए, लेकिन असल में इसका मतलब है कि उसको कह रहे हैं कि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ दो, अपने थॉट्स दबा दो। तो सेप्टिमस क्या सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, है ना, सेप्टिमस के अब अलग थॉट है और वो सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं खुद को खो दूँगा। इसलिए वो सिस्टम को, जो डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे हैं और जो सोसाइटी सजेस्ट कर रही है, उस सिस्टम को वो रिजेक्ट करता है ना। तो ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, क्लैरिसा एंड सेप्टिमस, है ना, ये दोनों कैरेक्टर मिलते क्यों नहीं है, फिर भी इम्पॉर्टेंट क्यों है ना। दोनों को अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाया है, लेकिन फिर भी ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे दोनों इम्पॉर्टेंट, कभी मिलते नहीं। उनकी लाइफ पूरी तरह अलग है। क्लैरिसा रिच सोशल लाइफ से बिलोंग करती है, लेकिन सेप्टिमस मेंटली डिस्टर्ब है, आइसोलेटेड है। फिर भी वर्जीनिया वुल्फ ने उन्हें कनेक्ट क्यों किया है ना। तो कनेक्शन कैसे होता है, इसमें तीन चीज़ें बार बार आती हैं। बिग बेन, जो घड़ी की आवाज़ है उसको बिग बेन का, एरोप्लेन, स्काई राइटिंग, मोटर कार्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इवेंट्स पब्लिक इवेंट्स है, मतलब सब लोग इन्हें देख सकते हैं। क्लैरिसा भी देखती है, सेप्टिमस भी देखता है, लेकिन फ़र्क का है, देखने का तरीका अलग है। हाँ, एक ही बारिश हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ही बारिश सबके लिए हो रही है। एक इंसान खुश है, उसे बारिश रोमांटिक लगती है। दूसरा इंसान दुखी है, उसे वही बारिश डिप्रेसिंग लगती है ना। तो बारिश सेम है लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग है। यही नॉवेल में हो रहा है। इवेंट सेम है लेकिन माइंड अलग थॉट लेके आ रहा, माइंड अलग प्रोसेस कर रहा है सेम इवेंट्स के लिए, है ना। तो सेम मोमेंट बट डिफरेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाया है। तो बिग बेन क्या करता है, बार बार घंटी बजाता है, हर घंटे रिमाइंड करता है कि टाइम गुजर रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है कि हर साउंड, जो टाइम घड़ी की आवाज़ है, वो कह रहा है, साउंड कह रहा है कि एक और घंटा चला गया, लाइफ ख़त्म हो रही है। जितना टाइम गुजर रहा है उतनी लाइफ कम हो रही है, डेथ पास आ रही है ना। हम धीरे धीरे डेथ की ओर जा रहे हैं। तो क्लैरिसा और सेप्टिमस, ये जो समय बीत रहा है इसके प्रति दोनों का नज़रिया अलग अलग है, दोनों अलग अलग सोचते हैं। क्लैरिसा क्या सोचती है कि हाँ टाइम जा रहा है, लेकिन लाइफ जो है ब्यूटीफुल है। वह फ्लावर्स लाती है, एंजॉय करती है, पार्टी करती है, लोगों से जुड़ना चाहती है, मतलब टाइम को एक्सेप्ट करती है, लाइफ को सेलिब्रेट करती है। लेकिन दूसरी तरफ सेप्टिमस क्या सोचता है कि टाइम डरावना है, उसे पास्ट छोड़ नहीं पा रहा है, उसे प्रेजेंट समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए टाइम क्या है, टाइम प्रेशर है, टाइम पेन है ना। तो क्लैरिसा जो है वो टाइम को एक्सेप्ट कर रही है और सेप्टिमस टाइम से डर रहा है, उसे रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बिग बेन की आवाज़ सिर्फ क्लॉक नहीं है, वह दिखाता है कि टाइम चल रहा है, लाइफ ख़त्म हो रही है, डेथ आ रही है। लेकिन असली फ़र्क यह है कि आप टाइम को कैसे देखते हैं। हाँ, टाइम इज़ द सेम फॉर एवरीवन बट इट्स मीनिंग डिपेंड ऑन द माइंड। नॉवेल में एक सीन आता है जहाँ एक एयरप्लेन स्काई में लेटर्स लिखता है। लोग नीचे खड़े होकर गेस करते हैं कि क्या लिखा है, और वो वर्ड होता है टॉफ़ी।
एडवर्टीज़मेंट, है ना। तो ये सिर्फ एक एडवर्टीज़मेंट नहीं है, क्लैरिसा भी उसे देखती है, सेप्टिमस भी उसे देखता है। क्लैरिसा क्या सोचती है? क्लैरिसा को ये सीन इंटरेस्टिंग लगता है, वो मोमेंट को इंजॉय करती है, उसके लिए ये बस एक नॉर्मल ब्यूटीफुल सिटी मोमेंट है ना, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करती है। लेकिन सेप्टिमस, उसे लगता है कि स्काई उसे कुछ मैसेज दे रहा है, वो इसे नॉर्मल एडवर्टीजमेंट नहीं मानता, वो इसे डीप पर्सनल ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल सिग्नल समझता है। मतलब सेम इवेंट्स डिफरेंट माइंड, सब लोग उसको देखते हैं। ये दिखाता है कि दुनिया मॉडर्न हो रही है, हर चीज़, इवन स्काई भी एडवर्टीजमेंट बन गया है, लोग क्लियर नहीं समझ पाते कि क्या लिखा है। तो ये सिंबल करता है मॉडर्न लाइफ जो है, कंफ्यूजिंग लाइफ है, उसको सिंबलाइज करता है। तो टॉफ़ी एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन पूरे मॉडर्न सोसाइटी को सिंबलाइज करता है, टी में जी रहा है। नेक्स्ट दिखाते हैं क्लैरिसा का हस्बैंड रिचर्ड, जो कि एक पॉलिटिशियन है और सोसाइटी का रिस्पेक्टेबल आदमी है। वह क्लैरिसा से प्यार करता है, लेकिन वो उससे एक्सप्रेस नहीं करता, है ना, अपनी फीलिंग्स को उसे बताता नहीं है, बोल नहीं पाता। वो फ्लावर्स लाता है लेकिन फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता। तो सोसाइटी ने उसे ऐसा बना दिया है कि इमोशन फील करता है लेकिन इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सोसाइटी टीचेस कंट्रोल नॉट एक्सप्रेशन, है ना। एलिजाबेथ डॉलवे, जो कि क्लैरिसा की डॉटर है, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, डॉक्टर या करियर सोचती है, अकेले लंदन घूमती है। वह नई जनरेशन की है जो ओल्ड रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहती। तो फ्यूचर वुमेन विल नॉट स्टे लिमिटेड। मिस किलमैन की एक नेक्स्ट कैरेक्टर मिस किलमैन है, जो एलिजाबेथ की टीचर है, जो जेलस और इनसिक्योर है ना। वो क्लैरिसा से जेलस है, मिस किलमैन जो एलिजाबेथ की टीचर है और एलिजाबेथ जो कि क्लैरिसा की डॉटर है। तो वो एलिजाबेथ की टीचर क्लैरिसा से जेलस है। वो बहुत रिलीजियस है ना, मिस किलमैन रिलीजियस है लेकिन अंदर से वो बिटर है। वह सोसाइटी का वो हिस्सा है जो खुद दुखी है, इसलिए दूसरों से नफरत करती है। हाँ, तो जेलस कम्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी। सैली सेटसन, जो कि क्लैरिसा की ओल्ड फ्रेंड है, बोल्ड है, रिवेलियस है और फ्री थिंकिंग है, उसके पास मैरिड है। आप पास्ट में वो ऐसी थी, अब वो सैली सेटसन जो है, अब वो मैरिड है, ट्रेडिशनल है और नॉर्मल है। पहले वो बोल्ड थी, रिवेलियस थी, फ्री थिंक करती, लेकिन अब वो ट्रेडिशनल और नॉर्मल हो गई है। तो सोसाइटी धीरे धीरे इंसान को बदल देती है। वर्जीनिया वुल्फ ने इस कैरेक्टर के माध्यम से, सैली सेटसन के माध्यम से दिखाया कि सोसाइटी धीरे धीरे कैसे इंसान को बदल देती है। इवन रिवेल्स बिकम्स नॉर्मल अंडर सोशल प्रेशर, है ना। तो इन सब कैरेक्टर्स को मिलाकर क्या दिखता है कि लव है जो उसके हस्बैंड के पास, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। फ्रीडम चाहिए लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं। चेंज आ रहा है लेकिन कन्फ्यूजन है। तो सोसाइटी इज चेंजिंग बट पीपुल आर स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड। आगे क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि सेप्टिमस को एसिलम भेजेंगे, है ना। और सेप्टिमस क्या फील करता है कि अगर मैं वहाँ गया तो मैं अपना माइंड खो दूंगा, मैं सोसाइटी का पपेट बन जाऊंगा। तो उसका वो फाइनली क्या डिसाइड करता है कि वो चूज करता है कि आई विल नॉट बी कंट्रोल्ड एक्शन, है ना, आई विल नॉट बी कंट्रोल्ड एक्शन। वह विंडो से कूद जाता है, वो नहीं चाहता कि वो सोसाइटी का पपेट बने और इसलिए वो सुसाइड कर लेता है ना। वो तो ये डर नहीं है, ये क्या है, रेसिस्टेंस है सिस्टम के खिलाफ। यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ भी अपनी जो वर्जीनिया वुल्फ खुद सुसाइड करके मरी थी, तो यहाँ पे उसने दिखाया है, कहा है कि ये डर नहीं है, ये रेसिस्टेंस है सिस्टम के खिलाफ, है ना। कि वो जो उसके रूल्स है उसको फॉलो नहीं करेगा, वो अपनी दुनिया जिएगा, इसलिए उसने ये पथ लिया सुसाइड का। तो फ्रीडम का यहाँ पे वो चूज किया, उसने फ्रीडम का रास्ता चूज किया अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ना। कहता है कि बेटर टू डाई देन लूज योर सोल। आगे दिखाते हैं दूसरी तरफ क्लैरिसा, वहाँ पे पार्टी चल रहा है, म्यूजिक है, गेस्ट है, हाई सोसाइटी है, प्राइम मिनिस्टर है, सब परफेक्ट लग रहा है। लेकिन इनसाइड सबके अंदर क्या चल रहा है, लोग अकेले हैं। बाहर से तो सब मिले हुए दिख रहे हैं, सब खुश दिख रहा है,
पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सब अकेले हैं, कोई रियल कनेक्शन नहीं है, सब एक्टिंग कर रहे हैं। तो सोसाइटी जो है एक मास्क पहनी हुई है, लोग दिखावा करते हैं। तो पार्टी में क्लाइमेक्स में क्या होता है कि पार्टी में अचानक से खबर आती है कि सेप्टिमस ने सुसाइड कर लिया। क्लैरिसा का रिएक्शन क्या होता है कि पहले वो इरिटेट होती है कि ये खबर यहाँ क्यों आई, फिर वह अकेले जाती है ना। क्लैरिसा सोचती है कि इस आदमी ने ऐसा क्यों किया। उसे अचानक समझ आता है कि सेप्टिमस ने डर कर डेथ नहीं चुनी, इसलिए उसने चुना क्योंकि वो अपनी सॉल बचाना चाहता था। क्लैरिसा क्या सीखती है इस इंसिडेंट से कि वो जो है वो इस तरह के स्टेप्स नहीं लेना चाहती, वो खुलकर जीना चाहती है ना। और उसकी जो वो समझ होती है इस वो कहती है कि सारा हर मोमेंट जो है वो वैल्यूएबल है। तो क्लैरिसा वापस पार्टी में जाती है, कुछ भी बाहर से चेंज नहीं हुआ, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल बदल गई है। वो पीटर वेल्स उसे देखता है ना, उसे महसूस होता है कि अब भी क्लैरिसा से प्यार करता है। तो एंडिंग इसकी ओपन है इस नॉवेल की कि लाइफ जो है वो कंटिन्यूअस है, फीलिंग्स जो है वो रहते हैं, लेकिन लाइफ जो है वो हमेशा चलते रहती है। तो ये नॉवेल हमें ये नहीं बताता कि क्या हुआ, ये हमें ये दिखाता है कि लोग अंदर से क्या महसूस करते हैं। हम सब एक ही दुनिया में जीते हैं, लेकिन हर किसी की दुनिया जो है वो अलग होती है।